नमस्कार हर्ष भाई। हर्ष भाई, मैंने आपने जो काम किया है जजमानी प्रथा पे, और आपने पीएचडी थीसिस लिखी है जजमानी प्रथा पे। मैंने तो गांव में सिर्फ सुना था। जो हमारे यहाँ ठाकुर हैं, मतलब जिन्हें नाई बोला जाता है, वो बोलते थे जजमान जजमान। तो मुझे तो ये नहीं पता हर्ष भाई कि जजमान क्या है। पहले आप थोड़ा ये मुझे स्पष्ट कर दे, जजमान क्या है और ये जजमानी प्रथा भारत में क्या रही थी। तो जजमान शब्द यज्ञ से आता है। उसका एक्चुअल मतलब है यजमान, यज्ञमान। तो जिसके लिए यज्ञ हो रहा है उसको जजमान कहते हैं। यज्ञ को अगर हम देखें तो यज्ञ में 3 लोग बैठते हैं। एक जजमान बैठता है जिसके लिए वो यज्ञ हो रहा होता है। फिर यज्ञ में एक पुरोहित बैठता है जो कि यज्ञ कर रहा होता है। और फिर यज्ञ में समाज के लोग बैठते हैं, है ना। कोई लकड़ी लाया होता है यज्ञ के लिए, कोई यज्ञ में आहुति देने के लिए अनाज लाया होता है, कोई कपड़ा लाया होता है। तो समाज के अलग-अलग लोग आए होते हैं जो यज्ञ में आहुति देने का सामान लाए होते हैं, तो वो भी बैठते हैं। तो यजमान बैठता है, पुरोहित बैठता है और फिर बाकी समाज बैठता है। ये यज्ञ का स्ट्रक्चर है। यजमान उसको कहते हैं जिसके लिए यज्ञ हो रहा होता है। तो यजमान से जजमान शब्द बना और जजमान से जजमानी शब्द बना। जो व्यवस्था हम भारत के पारंपरिक गाँव में देखते हैं उसको जजमानी व्यवस्था कहते हैं। आजकल उसका गलत ट्रांसलेशन करके कास्ट सिस्टम भी कहते हैं। तो जिनको जजमानी व्यवस्था शब्द से परिचय ना हो, तो उनके लिए ऐसा कहना ठीक है शुरू में कि मेरा काम कास्ट सिस्टम पर है। लेकिन ऐसा शुरू में ही कहना ठीक है, क्योंकि कास्ट सिस्टम के अपने बहुत बैगेज है, उसकी बहुत अपनी एक मान्यता है। कास्ट सिस्टम से जब जब कास्ट शब्द आता है, कास्ट सिस्टम आता है, तो उस मान्यता को छोड़कर अगर हम कास्ट सिस्टम को देखेंगे, जजमानी को देखेंगे, तो उसमें मेरा काम आएगा। गाँव में ऐसा माना जाता है कि जो कुछ भी काम हो रहा है वो यज्ञ के समान ही है। हम खेती कर रहे हैं तो वो भी एक यज्ञ है, हम गाय पाल रहे हैं वो भी एक यज्ञ है, कुम्हार घड़ा बना रहा है वो भी एक यज्ञ है, लोहार औज़ार बना रहा है वो भी यज्ञ है। तो जो भी काम हो रहा है गाँव में वो यज्ञ की तरह ही है, वो यज्ञ का ही एक्सटेंशन है। यज्ञ को केवल केवल वो हवन कुंड के आसपास बैठना नहीं देखना चाहिए, वो तो उसका एक प्राइमरी एक्शन है ही। लेकिन जो भी समाज में काम होता है उसको यज्ञ की तरह देखते हैं हम लोग। और इसलिए जो भी काम हो रहा है समाज में वो उस के जजमान के लिए हो रहा है। मतलब ये कि जब किसान खेती कर रहा है, पैदावार कर रहा है, अनाज उगा रहा है, तो वो अपने लिए नहीं उगा रहा। उस किसान की जो जजमान है उनके लिए उगा रहा है वो। और जब पैदावार हो जाती है, उसको हमारे नॉर्थ इंडिया में फसल कटना, मात्रा कटना कहते हैं, मात्रा कटना। जब पैदावार हो जाती थी पहले, अब तो नहीं होती, जब पैदावार होती थी तो किसान के जो जजमान थे, किसान का जो कुम्हार था, उस परिवार का जो लोहार था, उस परिवार का जो पुरोहित था, उस परिवार का जो नाई था, है ना, ये तमाम लोग जो उसके जजमान थे, वो खेत पर आके अपना-अपना हिस्सा ले जाते थे। और फिर एक हिस्सा कट जाता था समाज का भी, और एक हिस्सा कट जाता था राजा का भी, और जो शेष होता था वो किसान अपने घर ले जाता था। तो जो खेती है वो एक यज्ञ की तरह है जिसमें जो यजमान है वो उसके लिए उसने खाना उगाया है, वो अपना आके ले गया अनाज, शेष को किसान अपने घर ले गया। ऐसे जो कुम्हार जो घड़े बना रहा है, वो कुम्हारी का काम जजमान है, का काम यज्ञ है। और कुम्हारी का जजमान कौन है? वो किसान है। अच्छा। तो कुम्हार अपने लिए घड़े नहीं बना रहा होता, वो अपने जजमानों के लिए घड़े बना रहा होता है। हम्म। एक इसमें एक अच्छी कहानी याद आई मुझे, महात्मा गांधी की कहानी है। मैं महात्मा गांधी को बचपन से ही बहुत बड़ा आदमी मानता आया हूँ, महात्मा मानता आया हूँ। लेकिन ये कहानी में महात्मा गांधी की एक त्रुटि है। तो लेकिन ये अच्छी कहानी है, इम्पोर्टेंट कहानी है। महात्मा गांधी जब चरखा का प्रमोशन कर रहे थे, तो देश-देश में घूम-घूम के लोगों को चरखा अडॉप्ट करने को कहते थे कि भई आप चरखा अपनाओ,
है ना, अपना सूद खुद कातो। हम्म। ऐसे में वो आंध्र प्रदेश के एक चिराला गांव में गए, कोस्टल आंध्रा में अभी भी है ये चिराला गांव, जो कि जहाँ जो बुनकरों का गांव था, वीवर्स का गांव था। अभी भी वहाँ बहुत बुनकरी चलती है, और एक तरह से उस इलाके में बुनकरों का गढ़ था चिराला। तो गांधी जी बुनकरों से मिलने गए थे चिराला, बुनकरों को ये समझाने कि आप करगे के साथ साथ आप चरखे को भी अडॉप्ट करो। खैर वो मीटिंग फेल हो गई, बुनकर उनकी बात माने नहीं। लेकिन उसी मीटिंग में एक चर्चा छोटी सी आती है ये, कि गांधी जी बुनकरों को कहते हैं कि देखो आपकी औरतें जो हैं वो फटी पुरानी साड़ियाँ पहनती हैं, है ना, आप इतनी अच्छी सुंदर साड़ियाँ बनाते हो, तो आप अपनी औरतों को पहले साड़ी दो, उनकी जो साड़ी की जो आवश्यकता है उसको आप पूरा करो, वो क्यों फटी पुरानी साड़ी पहन के घूमती हैं, और फिर जो आपका टाइम बचे उसके लिए आप फिर बाकी समाज के लिए साड़ियाँ बनाओ। तो इस पर जो बुनकर थे उन्होंने ऑब्जेक्शन किया, उन्होंने कहा ये तो ठीक बात नहीं है। और बुनकरों का कहना था कि अगर हम अपने धंधे का बेस्ट खुद ही कंज्यूम कर लें तो धंधा मर जाएगा। जो भी हम काम कर रहे हैं, जो भी धंधा हम कर रहे हैं, उसका जो बेस्ट है वो तो दूसरे के लिए होता है, उसके बाद जो शेष है वो हम अपने लिए यूज करेंगे। तो हम जो साड़ियाँ बना रहे हैं, हमारी जो बेस्ट साड़ियाँ हैं वो पहले हमारे जजमान को जाएंगी। जब जजमान की आवश्यकताएं पूरी होंगी तो बचा हुआ जो टाइम है वो हम अपने लिए साड़ी, धोती, चद्दरें बनाएंगे। ऐसा नहीं हो सकता कि हम पहले अपनी आवश्यकता पूरी करें और फिर बचे हुए टाइम में दूसरे की आवश्यकता करें। ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। जजमानी व्यवस्था में जो भी प्रोडक्शन हो रहा है, जो कुछ भी जो काम कर रहा है, वो अपने जजमान के लिए, दूसरे के लिए कर रहा है, जो उसका जजमान है। अपने जजमान की पूर्ति के बाद जो समय शेष बचता है उसमें वो अपनी ज़रूरत पूरी करता है। ये एक बिल्कुल उलट दिया है ये प्रिंसिपल, जिस तरह हम आधुनिकता में सोचते हैं अभी। तो जजमानी प्रथा क्या है? बहुत संक्षेप में जजमानी प्रथा ये है कि गाँव में हर कोई आदमी अपने दूसरे के लिए काम कर रहा है, उसकी आवश्यकता का निर्धारण कर रहा है और फिर बचा हुआ शेष अपने लिए कर रहा है। इसका जो रिज़ल्ट था हमारे गाँव में, वो गुरुजी रविंद्र शर्मा बार-बार कहते थे कि हमारे गाँव में हर परिवार के आहार की सुरक्षा सुनिश्चित थी और हर काम का गौरव सुनिश्चित था। ये जो सुनिश्चितता थी, ये जजमानी प्रिंसिपल्स के कारण थी। अब ये सब टूट गया है, अब इस तरह के गाँव सिस्टम मिलते नहीं हैं, है ना? इसमें बहुत त्रुटियाँ आ गई हैं, बहुत विकृति आ गई है। लेकिन ये ओरिजिनल कॉन्सेप्ट है जजमानी का, और इसमें जो जाति है, जो कास्ट है, वो एक प्रमुख इंस्टीट्यूशन है। बाकी और आप पूछेंगे तो बात करेंगे। तो इसमें तो कई सारे सवाल हैं हर्ष भाई। जैसे शुरुआती दौर में ही आपने यज्ञ का नाम लिया, मैं तो यज्ञ को यही मानता आ रहा था कि जो वो हवन कुंड छोटा सा बना देते हैं, लकड़ी जलाई, घी डाला, उसमें जो भी हवन सामग्री है वो डालते हैं और मंत्र उच्चारण किया। मेरे लिए तो सिर्फ यज्ञ वही था। तो हाँ, तो वो वाला यज्ञ भी एक सामाजिक एक्टिविटी है। उसमें पूरा समाज आके इकट्ठा होता है और जो-जो चीज़ आहुति जाएगी, वो समाज के लोग अपना लेके आते हैं। कोई लकड़ी लेके आता है, कोई फल लेके आता है, कोई पत्ते लेके आता है, कोई फूल लेके आता है, कोई अनाज लेके आता है, कोई कपड़ा लेके आता है। जो-जो आहुति यज्ञ में जाएगी, वो समाज के लोग लेके आते हैं। और यज्ञ का जो पुरोहित है, ये उसकी ज़िम्मेदारी है कि समाज के हर आदमी का यज्ञ में पार्टिसिपेशन सुनिश्चित करे। इसका मतलब ये नहीं कि हर यज्ञ में हर आदमी का पार्टिसिपेशन होगा। इसका मतलब ये है कि पुरोहित की ज़िम्मेदारी है कि साल में इतने यज्ञ हों कि वो सारे यज्ञ सभी को कवर कर लें। और जैसे कि नाम से भी ये मिलता है, पुरोहित वो होता है जिसके मन में पुर का हित समाया है, जिसको पुर की चिंता है। पुर एक लोकल एरिया को कहते हैं, जैसे कानपुर, रामपुर, मौजीपुर। तो पुर एक लोकेलिटी है, उसमें एक नहीं, एक से अनेक गाँव आते हैं और पुरोहित की चिंता ये होती है कि इस पुर का हित कैसे हो, ये हमेशा उसकी चिंता रहती है। इसके लिए वो यज्ञ करता रहता है, जिसमें समाज के लोगों को बुलाता है अपने-अपने कॉन्ट्रिब्यूशंस लेके,
और इसके एवज़ में उनका मान होता है, उनका वो जो सामान लेके आए हैं उसका भुगतान होता है। जो यजमान होता है, वो उन सब का भुगतान करता है। जो लकड़ी लेके आया उसका भुगतान करता है, जो फल लेके आया उसका भुगतान करता है, जो कपड़ा लेके आया उसका भुगतान करता है। ये यजमान की ज़िम्मेदारी होती है। और यज्ञ का जो लाभ है, जो भी लाभ है, वो यजमान के लिए है। तो हालाँकि समाज लेके आया है अपना सामग्री, लेकिन उसका जो भी लाभ मिलेगा वो यजमान के लिए मिलेगा, ऐसा माना जाता है। मैं मानता हूँ ये लाभ जो है, ये अल्टीमेटली परलोक की एंटिटी है। कुछ लाभ तो यहाँ तुरंत मिल जाते हैं इहलोक में, लेकिन जो फंडामेंटल लाभ है वो परलोक में ही मिलता है। और एक तरीके से हमारे लोग अपना जीवन जो जीते थे, मेरे टीचर ऐसा कहा करते थे नवज्योति जी, कि हमारा जो जीवन जीना है वो अपने परलोक को सुधारने का जीवन है। ये हमारा पर्पस रहता है कि परलोक हमारा सुधर जाए। जो हमको यहाँ कार्य कर रहे हैं उसका जो लाभ हमें मिले वो परलोक में मिले। परलोक की एक कल्पना आजकल बहुत पुअर कल्पना हो गई है कुछ, लेकिन परलोक की कल्पना मेरे विचार में एक सीरियस कल्पना है, उस पे विचार होना चाहिए। पूरी तरह मेरी भी कल्पना परलोक की नहीं बनी है, लेकिन मैं परलोक की कल्पना को बहुत सीरियसली लेता हूँ। और मैं मानता हूँ भारतीय जीवन जो है, उसमें ये जो इहलोक है, ये जो लोक है, भूलोक जो है और परलोक जो है, इनके बीच में लगातार बातचीत होती रहती है भारतीय दृष्टि में। भूलोक के लोग परलोक को इन्फ्लुएंस करते हैं, परलोक के जो वासी हैं वो भूलोक को इन्फ्लुएंस करते हैं, और हम मानते हैं कि लगातार ये इंटरेक्शन चलता रहता है। हर्ष भाई, ये तो परलोक की बात तो मैं भी नहीं जानता और मैं समझता नहीं हूँ इसके बारे में कुछ ज़्यादा। पर इससे पहले मेरा एक और आपसे सवाल है। यज्ञ के बाद जो कंट्रीब्यूशन लेके सब लोग आते हैं, तो उन्हें क्या उसमें लाभ की जो आपने बात की, उन्हें क्या लाभ होता है? जो भुगतान होता है, क्या सिर्फ उसी के लिए वो सब आते हैं, क्या सिर्फ इतना ही मात्र रहता है? देखिए, भुगतान थोड़ा-सा लिमिटेड शब्द है। एक तो तुरंत भुगतान हो जाता है, जो लेके आया उसको उसी टाइम कुछ मिल जाता है। दूसरा ये भी होता है कि जब उसके लिए यज्ञ होगा तब हम अपनी तरफ से लेके आएँगे। तो अभी आपके लिए यज्ञ हो रहा है, आप जजमान हैं, आप किसान हैं, मैं घड़ा लेके आया हूँ आपके लिए, आपके यज्ञ के लिए। जब मेरे लिए यज्ञ होगा तब आप अपने यहाँ से अनाज लेके आएँगे। ये भी एक भुगतान है, एक इसको अंग्रेज़ी में रेसिप्रोसिटी कहते हैं। तो एक ये एक ये प्रॉमिस है आपसे कि जब आपके लिए यज्ञ होगा तो मैं वहाँ खड़ा रहूँगा आपके साथ। अभी आप मेरे यहाँ आए हो, मेरे साथ खड़े हो। ये क्रिटिकल चीज़ है। तो जजमानी क्यों बार्टर नहीं है, वो इसलिए बार्टर नहीं है क्योंकि जजमानी में जो ये एक्सचेंज है, जो विनिमय है, ये तुरंत कंक्लूड नहीं हो रहा है। अभी क्या होता है, जैसे हम बाज़ार में जाते हैं कि आप मेरे पास आए, आपने मुझसे घड़ा लिया और आपने मुझे 100 रुपए दे दिए। तो हमारा जो एक्सचेंज हुआ वो तुरंत कंक्लूड हो गया। जजमानी में ऐसा नहीं है। आप मेरे पास आए, आप मुझसे घड़ा ले गए। अब जब मुझे ज़रूरत पड़ेगी अनाज की तब मैं आपके पास आऊँगा फसल कटने पर और मैं तब अनाज ले जाऊँगा। तो ये जो एक्सचेंज है, ये डिलेड है टाइम में, तुरंत एक्सचेंज खत्म नहीं हो रहा है। और हम ऐसा भी मान रहे हैं कि एक्सचेंज पूरी तरह खत्म नहीं हो रहा है, थोड़ा बहुत ऋण रह रहा है एक-दूसरे के ऊपर। तो मैं ये कह रहा था कि मेरे यज्ञ में आप आके खड़े हुए मेरे साथ, तो मेरा ये वादा है कि जब आपके यहाँ यज्ञ होगा, तब मैं आके खड़ा रहूँगा आपके साथ। ये भुगतान का एक फंडामेंटल तरीका है। तो इसमें तो हर्ष भाई, आपकी बात सुन के तो मुझे ये लगा कि जो सामाजिकता का भाव आज के समय कम है, मतलब नाम मात्र सा होता जा रहा है और भी कम होता जा रहा है कि भाई आप कौन मैं कौन, क्या मतलब? तो इसमें तो वो चीज़ें बिल्कुल, भी मेरा जो मानना है कि सामाजिकता टूटने का एक मुख्य कारण, ऐसा नहीं एकमात्र कारण, एक मुख्य कारण है हमारी जजमानी टूटना। हमारी जजमानी ने यहाँ की सामाजिकता को बहुत सुंदर और सुव्यवस्थित बनाया था और बहुत गहरा बनाया था। और मेरा ये मानना है कि आज भी जो थोड़ी बहुत सामाजिकता बची-कुची है, वो भी इसलिए बची-कुची है कि थोड़ी बहुत जजमानियाँ बची-कुची हैं। है ना? हमको कल हम शादी में गए, शादी में अगर हम ठीक से बैठते,
तो शादी में हमको जजमानी के काफ़ी रेमिनेंट्स मिल जाते हैं लेने देने के। तो शादी एक ऐसा है जहाँ थोड़ी बहुत सामाजिकता है ना बची हुई है। तो हाँ, मेरा मानना ये है कि भारत में जो सामाजिकता टूटी, उसका कारण एक एक प्रमुख कारण था यहाँ की जजमानी टूटना। और वो एकदम नहीं हुआ, वो लगातार 200, 250, 300 साल में धीरे-धीरे हुआ। तो जजमानी हर्ष भाई, क्या सिर्फ यज्ञ की हमने बात की है, यज्ञ के अलावा भी, जैसे अब शादी का आपने जिक्र किया, शादी में भी क्या जजमानी है? शादी भी यज्ञ ही है ना। जो भी कलेक्टिव एक्शन है, कलेक्टिव एक्शन मतलब जो हम मिलकर एक्शन कर रहे हैं, वो यज्ञ समान ही है। बल्कि हमारे कुछ मित्र जो थोड़े क्या कहें आध्यात्मिक हैं, वो तो ये भी कहेंगे कि इंडिविजुअल एक्शन भी यज्ञ ही है। मैं वहाँ तक नहीं जा रहा हूँ, लेकिन मैं इतना कह रहा हूँ जो भी कलेक्टिव एक्शन है वो तो यज्ञ के समान ही है। ऐसी हमारी धारणा हमेशा रही है। और इसलिए हम जो कुछ भी करते हैं, हम वो देवी देवताओं को अर्पित करते हैं। जो कुछ भी हम कर रहे हैं, हम खेती कर रहे हैं, बागवानी कर रहे हैं, हम कुछ भी कर रहे हैं, हम वो देवी देवताओं को अर्पित करते हैं। इसके लिए आज भी हमको बहुत सारे रिचुअल्स मिल जाएंगे इस तरह के। वो बस ड्राइवर जब सुबह गाड़ी निकालता है अपनी, तो वो इंजन को प्रणाम करके फिर गाड़ी स्टार्ट करता है अपनी, कि भाई आज मैं जो गाड़ी चला रहा हूँ वो देवी देवताओं के लिए चला रहा हूँ। मैंने देखे हिंदुस्तान में बस ड्राइवरों के बसों में टंगे रहते हैं देवी देवताओं के चित्र। और मैंने देखा है सुबह सुबह जब बस ड्राइवर गाड़ी अपनी स्टार्ट करता है, स्टार्ट करने से पहले वो प्रणाम करके फिर स्टार्ट करता है। ये इस तरह के रिचुअल्स हमें हर जगह दिख जाएंगे। तो कहने का मतलब ये है कि जो भी कलेक्टिव एक्शन है वो एक यज्ञ के रूप में ही है। और हर कलेक्टिव एक्शन हमारा अर्पित है देवी देवताओं को और जजमान को, जिसके लिए हम वो काम कर रहे हैं। बस ड्राइवर जो गाड़ी चला रहा है वो अपने जजमानों के लिए, अपने पैसेंजर्स के लिए गाड़ी चला रहा है, अपने लिए नहीं चला रहा है वो गाड़ी। अच्छा, तो इसमें हर्ष भाई उसके बाद, यज्ञ के बाद जातियों की जो बात हुई, तो जातियों का अब क्या महत्व इसमें मैं जानना चाहूँगा, क्योंकि बहुत सुनते आए हैं, किताबों में भी पढ़ा है कि बहुत भेदभाव होता था। जो अपर कास्ट बना दी गई, लोअर कास्ट बना दी गई, वो उसके घर नहीं जाएगा, वो उसके ऐसा नहीं करेगा, वो सब सहयोग नहीं करेंगे। तो इसमें आप जजमानी प्रथा जो बता रहे हैं, क्या इसमें ये सब क्या? देखिए थोड़ा सा हमको क्या कहें, थोड़ा सा इसको कहना कैसे, थोड़ा सा दिमाग खोलना चाहिए शब्दों के प्रति। भेदभाव जो है वो एक्सप्लॉइटेटिव भी हो सकता है, लेकिन भेदभाव एम्पावरिंग भी हो सकता है। ऐसा मानना कि भेदभाव हमेशा एक्सप्लॉइटेटिव होगा, ऐसा, इससे मैं असहमत हूँ, है ना। परिवार में हम भेदभाव करते हैं, बच्चों में, बुजुर्गों में। दो बच्चों में हम भेदभाव करते हैं कि ये थोड़ा सा पढ़ने में कमज़ोर है, ये थोड़ा सा पढ़ने में तेज है, थोड़ा सा इस पे ज़्यादा ध्यान देना है, थोड़ा कम ध्यान देना है। भेदभाव हम चलते हुए करते हैं, सड़क पर चल रहे होते हैं, हम भेदभाव कर रहे होते हैं। भेदभाव करना नेसेसरीली एक्सप्लॉइटेटिव है ऐसा नहीं है। हो सकता है एक्सप्लॉइटेटिव, बहुत एक्सप्लॉइटेटिव भी हो सकता है, लेकिन भेदभाव करना एक ऑर्गेनाइजिंग, चीज़ों को व्यवस्थित करने का तरीका भी हो सकता है। जजमानी प्रथा में भेदभाव है, भाई ये जाति अलग है, ये जाति अलग है ना। इनका काम अलग है, इनका काम अलग है। इनका काम क्योंकि अलग है इसलिए इनका खान पीन अलग है, इनका काम अलग है इसलिए इनका खान पीन अलग है। इनकी से शादियां नहीं हो सकती क्योंकि इनकी जातियां अलग है। इस तरह का भेदभाव है। मैं एक उदाहरण देता हूं आपको। जैसे ये तो आपको पता ही होगा कि जजमानी में जो जाति है, जाति में जो जो व्यवसाय हो रहा है वो घर के अंदर हो रहा है, कोई फैक्ट्री में जाके व्यवसाय नहीं हो रहा है। घर के अंदर व्यवसाय हो रहा का मतलब यह है कि घर के सभी सदस्य, आदमी, महिला, बूढ़े, बच्चे, सभी उस काम में लगे हुए हैं। तो अगर आप आज भी आप किसी लोहार के टेंट में जाएं, देखें लोहार को काम करते हुए, लोहार भी काम कर रहा है, लोहार की पत्नी भी काम कर रही है। ऐसा नहीं है कि केवल उसकी पत्नी खाना बना रही है। ये जो एक हमारा नोशन है कि महिला जो है किचन तक सीमित है, ये नोशन गलत है। हर काम में, मैं किसान परिवार से आता हूँ, खेती हमारे यहाँ होती है। हमारे यहाँ बीज बोने का काम औरतों के हाथ में है ना। आदमी लोग जो हैं वो खेत तैयार करते हैं, उसके बाद औरतें आके बीज बोती हैं।
और जो कटाई का काम है फसल का, उसमें दोनों आदमी और औरत लगते हैं, है ना? अच्छा। ऐसा नहीं है कि हमारी महिलाएं रसोई में बैठी हैं और खेत में नहीं आ रही हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो जो जाति है, जाति में जो काम हो रहा है, कुम्हारी का काम हो, लोहारी का काम हो, बुनकरी का काम हो, है ना? खेती हो, जो भी काम हो, वो परिवार के लोग मिलकर काम कर रहे हैं, महिला भी कर रही है। अब ऐसे में आप सोचिए, एक सुनार की शादी एक लोहार की लड़की से होना कैसा रहेगा? लोहार की महिला वो है जो कि लंबा, मोटा हथौड़ा चलाती है, स्लेज हैमर चलाती है। कभी आप देखें किसी लोहार की महिला को काम करते हुए तो आपको लगेगा कि वो कैसा, मतलब अच्छा भारी लंबा हैमर होता है वो। सुनार एक बहुत हल्के हथौड़े से काम कर रहा होता है। इनके लड़के और लड़की में जब शादी होगी तो बहुत बहुत क्लेश होगा। इनके खाने अलग हैं, सुनारों का खाना अलग है, लोहारों का खाना बहुत अलग है। इनके खाने नहीं बनते, इनके इनके गीत अलग है ना? इनके इनके फेस्टिवल्स अलग है, इनके देवी देवता अलग है, इनकी गालियां अलग है ना? इनका इनका पहनावा अलग है। आज भी जब मैं कहता हूँ कि भाई मुझे अपने मन की लड़की से शादी करनी है, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं किसी लड़की से शादी करूँगा। मैं उस लड़की से शादी करूँगा जो पढ़ी लिखी हो, है ना? जिसका रहना-सहना मेरे रहने-सहने से मिलता हो। ऐसा तो नहीं है कि मैं किसी भेड़ वाले की लड़की से शादी कर लूँगा। भेड़ वाले की लड़की तो रोज़ चलती है 50 किलोमीटर। मेरे तो बस का नहीं है 50 किलोमीटर चलना रोज़। तो आज भी हम जब शादी-ब्याह करते हैं, हम ये भेदभाव करते हैं कि भई किससे शादी करनी है, किससे शादी नहीं करनी है। ये भेदभाव हमारी लाइफ़ को ऑर्गनाइज़ करता है। तो जजमानी में जातियाँ हैं, जातियों में भेदभाव है। ये भेदभाव व्यवस्थित करने के लिए है समाज को, एक्सप्लॉइट करने के लिए नहीं है। इसमें एक्सप्लॉइटेशन भी होता होगा, ऐसा मैं मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन उस एक्सप्लॉइटेशन को चेक करने की व्यवस्थाएँ भी समाज में रही हैं। एक नैरेटिव बन जाता है कि इसमें केवल और केवल एक्सप्लॉइटेशन होता है। या जो नैरेटिव बनता है कि भेदभाव का मतलब ही एक्सप्लॉइटेशन है, ये नैरेटिव फंडामेंटली गलत है। इसको हमको एग्ज़ामिन करना चाहिए। अच्छा, ये तो हर्ष भाई बड़ा सुंदर आपने भेदभाव जो शब्द की एक शब्द को लेकर की ही एक जो नेगेटिविटी थी, तो ये तो बहुत स्पष्ट मेरे लिए रहा। हर्ष भाई, जाति की आपने बात की, तो ये जाति भी मैं समझना चाहता हूँ, जाति क्या है? पर ये तो 4 ही होती हैं ना, जैसे ये ब्राह्मण है, वर्ण है। वर्ण क्या है इसमें? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये इसमें क्या है? देखिए, ये एक बड़ा कन्फ्यूज़न है और ये अंग्रेज़ों के ज़माने में शुरू हुआ कि हम जाति और वर्ण को एक मानते हैं। ऐसा नहीं है। वर्ण तो 4 होते हैं और बल्कि देखा जाए 4 भी नहीं, 6 वर्ण होते हैं, 4 नहीं होते हैं। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये 4। फिर उसके बाद पंचम वर्ण होता है। पंचम वर्ण में आते हैं साधु, सन्यासी, ठग, चोर, डाकू, ये लोग पंचम वर्ण में आते हैं। फिर एक छठा वर्ण भी होता है जिसको हम लोग नॉर्थ इंडिया में छक्के कहते हैं, द सिक्स्थ वन। 6 वर्ण होते हैं, लेकिन जातियां तो हजारों लाखों हैं। आपको शायद पता हो, ये 1890 की बात है, शायद 1890-91 में अंग्रेजों ने जो सेंसस ऑफ इंडिया किया, उसमें पूछी आपकी जातियां क्या है, तो उसमें 2,30,000 जातियां उन्होंने लिस्ट करी, उससे ज़्यादा ही होंगी, 2,30,000 जातियां। और अगर आप ऐसे अंदाज़ा लगाएं 1890 में हिंदुस्तान की पॉपुलेशन क्या होगी, ऐसी अगर सिंपल कैलकुलेशन के 23 करोड़ पॉपुलेशन माने, तो 23 करोड़ को डिवाइड करेंगे 2,30,000 से, तो एक जाति की एवरेज साइज बनता है 1000 लोग। मतलब जाति का मतलब है 200, 300, 400, 500, 1000, 2000, 3000 लोग। ऐसा नहीं है कि लाखों करोड़ों लोग एक जाति में आते हैं जिस तरह का अभी हमको दिखता है। ये जो हमें दिख रहा है, ये मेगा कास्ट, बड़ी लाखों करोड़ों की जातियां, ये अंग्रेजों के सेंसस एक्सरसाइज का नतीजा है, सीधा सीधा।
और जाति को वर्ण मानना, ये भी अंग्रेज़ों की सेंसस एक्सरसाइज का सीधा-सीधा नतीजा है। हम लोगों को अपने मन में ये क्लियर होना चाहिए कि वर्ण अलग है, जाति अलग है। इस बात को थोड़ा-सा मैं अगर एक्सपैंड करूँ, महात्मा गांधी ने किताब लिखी हिंद स्वराज, उसके बारे में सब जानते ही हैं। हिंद स्वराज में महात्मा गांधी ने डॉक्टर और लॉयर का जो प्रोफ़ेशन है, इसको क्रिटिसाइज़ किया। ये कहा कि भई ये लोग अगर अपना काम को धंधा बनाएँगे, अगर डॉक्टर अपने काम को धंधा बनाएगा, तो उसमें एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये है कि समाज जितना स्वस्थ हो जाएगा, उतनी ही डॉक्टर की आजीविका कम हो जाएगी, क्योंकि उसकी आजीविका तो आ रही है बीमार लोगों को ठीक करने से। और जितना उसको अपनी आजीविका बढ़िया करनी है, प्रॉफ़िट मैक्सिमाइज़ेशन करना है, उतना ही वो लोगों को लोगों की बीमारी का फ़ायदा उठाएगा। ऐसा तो नहीं कहूँगा कि लोगों को बीमार करेगा, लेकिन लोगों की बीमारी का फ़ायदा उठाएगा। तो एक ये इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट है। ऐसे ही जो लॉयर है, अगर समाज में न्याय होगा, झगड़े-फसाद बहुत कम होंगे, तो लॉयर बेचारा क्या खाएगा, क्या पिएगा? अगर लॉयर को अपना जीवन अच्छा पैसा कमाना है, हाँ, हाँ। तो अगर लॉयर को अपना अच्छा जीवन पैसा कमाना है, तो उसके इंटरेस्ट में है कि वो झगड़े-फसाद का फ़ायदा उठाए। जो झगड़ा 1 मीटिंग में सुलझता हो, उसको 10 मीटिंग तक खींचे। ये एक स ऐसा होना लाज़मी है। तो इसलिए महात्मा गांधी ने लॉयर और डॉक्टर को के प्रोफ़ेशन को पाप कहा, इंडिविजुअल को पाप नहीं। अब ऐसे अगर आप वर्ण को लें, क्षत्रिय जिसका धर्म है लड़ना, अब अगर लड़ाई से उसकी आजीविका चल रही है, तो फिर वो लड़ाई में लगातार एंगेज रहेगा। जितने वॉर लड़ेगा उतनी आजीविका होगी, जितने लोगों को मारेगा उतनी आजीविका होगी। और अगर समाज में लड़ाइयाँ कम होंगी तो क्षत्रिय लोग क्या भूखे मरेंगे, है ना? तो ये जो है ये धंधा नहीं है, ये वर्ण। मतलब ये धंधा नहीं है, मतलब वर्ण जो है ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये इनकी आजीविका का स्रोत नहीं है। ये काम इस तरह के करते हैं बस, इनके कुछ गुण होते हैं। वर्ण शब्द का मतलब तो होता है कलर, श्वेत वर्ण, कृष्ण वर्ण, तो ये कलर है लोगों के, मतलब इनके कैरेक्टर्स हैं, इनका अपना स्वभाव है, ये इनकी आजीविका का स्रोत नहीं है। जाति जो है वो आजीविका स्रोत है ना? कुम्हारी एक जाति है, घड़े बनाने से उसकी आजीविका चलती है। लोहारी एक जाति है, औज़ार बनाने से उसकी आजीविका चलती है। तो ये कन्फ्यूज़न हमको नहीं होना चाहिए। आज भी अगर हम देखें भारतीय फ़ौज को देखें, इंडियन आर्मी को देखें, तो जैसे जाट रेजिमेंट है। अब जाट लोग तो किसान हैं, वैश्य हैं, लेकिन वॉरियर्स हैं, लड़ रहे हैं। क्षत्रिय नहीं है लेकिन वो। ऐसी महाराष्ट्र की है वो महार रेजिमेंट। महार लोग चमड़े का काम करते थे, इसको हम शूद्र मानेंगे, लेकिन वो ब्रेव वॉरियर्स हैं, वो क्षत्रिय नहीं है। तो ऐसे ही वो धर्मपाल जी के उसमें नहीं, महात्मा गांधी के उसमें एक आता है कि कोई पूछता है तमिलनाडु में कि आप लोग क्या करते हैं, कौन सी जाति में भूल रहा हूँ, तो वो अपना इंट्रोडक्शन देते हैं कि हम लोग तो वैसे घोड़े की जीन बनाते हैं, लेकिन हम लोग ब्रेव वॉरियर्स हैं। तो उनका धंधा है घोड़े की जीन बनाना, चमड़े की है, लेकिन वो अपने आप को वीर शौर्य योद्धा मानते हैं। युद्ध करना धंधा नहीं है। तो वर्ण और जाति में ये भेद ज़रूरी है। अंग्रेज़ों के समय में क्या हुआ, जैसे मैंने आपको बताया कि 2,30,000 जातियाँ उन्होंने लिस्ट करी, तो घबरा गए। मतलब ये कल्पना से बाहर है कि इतनी जातियाँ होंगी। उनकी कल्पना में जाति शब्द, कास्ट शब्द एक बहुत ही नया अनोखा शब्द है। उनको पता है ट्राइब्स क्या होती है, उनको पता है कि फैमिली क्या होती है, कास्ट क्या है ये पता नहीं उनको। तो 2,30,000 जातियों के नाम सामने आ गए, वो घबरा गए, असमंजस में आ गए। तो उन्होंने एक एक्सरसाइज करी कि भाई इन 2,30,000 को क्लब किया जाए, क्योंकि क्लेरिकली ये ह्यूमंगस टास्क है। अगर किसी क्लेरिकल को आदमी को फॉर्म मेंटेन करना है तो 2,30,000 जातियों का क्लेरिकल काम बहुत मतलब इम्पॉसिबल सा टास्क है। तो एक क्लेरिकल सुविधा के लिए उन्होंने इसको क्लब करने की चेष्टा करी, और क्लब ऐसे किया कि 2,30,000 को 4,000 जातियों में क्लासिफाई कर दिया।
तो जैसे कि उन्होंने देखा कि ये सब जातियाँ हैं जो कि पशुपालन में लगी हैं। ये जाति है, ये गाय का पालन करती है, ये जाति है जो भेड़ का पालन करती है, ये जाति है जो बकरी का पालन करती है, ये जाति है जो ऊँट का पालन करती है। ऐसा करो इन सबको एक ही मान लो और इन सबको यादव कह दो। तो ये सब यादव हो गए और फिर इनकी हज़ारों लाखों की संख्या हो गई। ऐसे जाट हो गए, जो कोई भी जो खेती बागबानी से जुड़ा हुआ था उस सबको जाट कहने लगे ये लोग, जबकि ये सब अलग-अलग जातियाँ थी ये। तो इस तरह का उन्होंने काम किया, नंबर 1। नंबर 2, अंग्रेज़ों को हायरार्की समझ में आती थी और उनकी हायरार्की की जो कल्पना थी, हायरार्की की, ऊँच-नीच की कल्पना, वो फिक्स्ड थी। जातियों में जो हायरार्की है वो फिक्स्ड नहीं है, वो रोटेट होती रहती है। किसी एक कॉन्टेक्स्ट में मैं ऊँचा हूँ और आप नीचे हैं, कॉन्टेक्स्ट बदल जाएगा तो आप ऊँचे हो जाते हैं, मैं नीचे हो जाता हूँ, है ना? जैसे मैंने कहा कि ये एक यज्ञ है जिसमें मैं जजमान हूँ और आप काम वाले हैं। एक दूसरे यज्ञ में आप जजमान होंगे, मैं काम वाला होऊँगा, तो हमारी हायरार्की ऊपर-नीचे होती रहती है। ये रोटेशनल हायरार्की है, ये कॉन्टेक्चुअल हायरार्की है। ये बात उनकी कल्पना में नहीं थी। उनकी कल्पना में हायरार्की का मतलब है फिक्स्ड हायरार्की। ऐसे ही जो हायरार्की, जो ऊँच-नीच हमारे गाँव में है, आपकी जाति और मेरी जाति के बीच में, दूसरे गाँव में हमारी जाति में एक अलग उल्टा ही ऊँच-नीच हो सकता है। तो अंग्रेज़ों को ये भी था कि ऐसे कैसे संभव है कि भई जो जाति यहाँ पे ऊँची है, वहाँ पे भी ऊँची होनी चाहिए। तो अंग्रेज़ों ने ये काम किया, एक तो हायरार्की को फिक्स किया और उसको पैन इंडिया किया। मतलब जाति की जो हायरार्की है वो गाँव के कॉन्टेक्स्ट में है। गाँव के बाहर उस जाति की हायरार्की का कोई मतलब नहीं है। उन्होंने उस जाति को पैन इंडिया, गाँव के बाहर किया और फिक्स किया। और ये करने के लिए उन्होंने क्या करा, एक तो जातियों का नंबर कम किया, 2.5 लाख से 4 साढ़े 4 हज़ार किया और फिर 4 साढ़े 4 हज़ार जातियों को 4 वर्णों में फिट करने की कोशिश करी कि भई ये जो जातियाँ हैं इनको हम ब्राह्मण कह देंगे, इन जातियों को हम क्षत्रिय कह देंगे, इनको हम वैश्य कह देंगे, इनको हम शूद्र कह देंगे। ये चेष्टा करी। ये खुद अंग्रेजी रिकॉर्ड है कि जिस तरह जैसे-जैसे करते गए, वैसे-वैसे ये बहुत अनस्टेबल होता गया, लेकिन वो फिर भी करते गए। इसमें जिन लोगों को थोड़ा पढ़ने का शौक है, उनको किताब पढ़नी चाहिए। एक निकोलस डर्क्स नाम के व्यक्ति हैं, अमेरिकन हैं, उनकी किताब है कास्ट्स ऑफ माइंड। उसमें इस तरह का उन्होंने बहुत अच्छा समझाया है कि जिस तरह की जो हम कास्ट समझते हैं आज, वो एक्चुअली एक अंग्रेज़ों के एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सरसाइज का नतीजा है। अच्छा, उसमें ऐसा नहीं कि अंग्रेज़ों ने कोई षड्यंत्र किया हो, वो उनकी जो दृष्टि थी उन्होंने वैसे अपना एडमिनिस्ट्रेशन चलाया, उस एडमिनिस्ट्रेशन को सुगम बनाने के लिए उन्होंने ये सब चेंजेस करे। तो एक तो समेटते हुए अपनी बात को, जाति और वर्ण अलग हैं, नंबर 1। नंबर 2, जो जाति हम आज देख रहे हैं समाज में, ये वो जातियाँ नहीं है जो जातियाँ रही हैं हमारे यहाँ। ये मेगा कास्ट हैं, ये कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सरसाइज का नतीजा है। ये कोई हमारे सामाजिक व्यवहार का नतीजा नहीं है ये जातियाँ। तो इनको हमको लगातार भेद करते चलना चाहिए, इसके प्रति थोड़ा सचेत रहना चाहिए हमें। हर्ष भाई, आपने कहा कि ये जाति और वर्ण अलग है, पर इनका संबंध भी मैं जानना चाहूँगा कि ये इनका क्या आपस में संबंध है? देखिए, हमारे यहाँ एक नहीं अनेक आइडेंटिटीज़ चली है। जैसे मेरी आइडेंटिटी है कि मैं जाट हूँ, मेरी आइडेंटिटी है मैं वैश्य हूँ, मेरी आइडेंटिटी है कि मैं इस कुल का हूँ, मेरी आइडेंटिटी है कि मैं इस इलाके का हूँ, इस गाँव का हूँ। ये अलग-अलग आइडेंटिटीज़ हमारे साथ चली गई हैं। तो वर्ण एक तरह की आइडेंटिटी है, वो भी मेरी है। जाति एक अलग तरह की आइडेंटिटी है, वो भी मेरी है। ये चेष्टा करना कि हम जाति और वर्ण के बीच में कोई संबंध पैदा करें, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। और ये ज़िद जो है कि ज़रूर संबंध होगा जाति वर्ण में, ये ज़िद इनोसेंट है, नाइव है ये ज़िद। इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। जाति एक आइडेंटिटी है, वर्ण एक आइडेंटिटी है, वृत्ति एक आइडेंटिटी होती है। जैसे आप पंजाबी आपकी एक आइडेंटिटी है ना? आपका गाँव की आपकी एक आइडेंटिटी होगी। फिर आपकी जाति, क्या जाति आप लिखते हैं, बोलते हैं अपने? हम जाट बोलते हाँ, हैं। तो जाट आपकी एक
आइडेंटिटी होगी, है ना, फिर वैश्य आपकी एक आइडेंटिटी होगी। ये सब मल्टीपल आइडेंटिटीज लेके चल रहे हैं आप, है ना। किसी कॉन्टेक्स्ट में ये आइडेंटिटी प्रमुख होती है, किसी दूसरे कॉन्टेक्स्ट में कोई दूसरी आइडेंटिटी प्रमुख होती है। इनके बीच में घालमेल करना गलत है, बेवकूफ़ी है। तो हर्ष भाई एक बात और मैं ये थोड़ा सा आप स्पष्ट करेंगे, जाति जो है वो काम से जुड़ी है, जो हम काम करते हैं, और वर्ण हम किस चीज से, वर्ण भी क्या हमारे काम से ही जोड़ते हैं? देखिए अगेन, काम को, धंधे को सेंट्रल बनाना भी अंग्रेजों का ही एक आउटपुट है। जाति में काम है, धंधा है, लेकिन मेरे विचार में वो सेंट्रल एस्पेक्ट नहीं है, वो मुख्य एस्पेक्ट नहीं है, वो प्रिडोमिनेंट एस्पेक्ट नहीं है। जाति प्रिडोमिनेंटली एक नॉलेज सिस्टम से जुड़ी हुई है। मतलब मिट्टी को लेके जितना जो भी ज्ञान है उससे एक जाति निकल रही है, लकड़ी को लेके जो भी ज्ञान है उससे एक जाति निकल रही है। तो वैसे मेरे लिए अभी ओपन सवाल है कि जाति को किस तरह से ठीक से डिफाइन करना चाहिए, लेकिन अभी जो मेरी लिमिटेड समझ है, मैं मानता हूँ कि काम धंधा जाति का एक मुख्य प्रमुख अंग है, लेकिन वो डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक को ऐसा शायद नहीं है। मैं ये मानता हूँ जाति, एक जाति के वो लोग होते हैं जो एक जाति पुराण को मानते हैं। तो जातियों के जाति, हर जाति के जाति पुराण होते हैं, तो वो लोग जो एक जाति पुराण को मानते हैं वो एक जाति के होते हैं। हर जाति पुराण में एक इतिहास होता है उस जाति का, कि वो जाति कैसे पैदा हुई। हर जाति पुराण में सृष्टि का इतिहास होता है कि सृष्टि कैसे बनी। तो जो लोग एक इतिहास को मानते हैं, एक नॉलेज सिस्टम को मानते हैं, उसके हिसाब से अपना जीवन शैली चलाते हैं, उसके सही गलत पैमाने पर अपना डिसीजन मेकिंग करते हैं, वो लोग एक जाति के होते हैं। वो लोग एक तरह का धंधा भी करते हैं, एक तरह का काम भी करते हैं। लेकिन ये आंसर अभी अधपका सा आंसर है, इस पर अभी मुझे विचार करना बाकी है, आप भी सोचिए इस पर। लेकिन मैं जाति के सेंटर में जाति पुराण रखूंगा। और वर्ण, वर्ण तो देखिए कलर है, कैरेक्टरिस्टिक्स है, इस पर मुझे बहुत पता नहीं है, लेकिन वर्ण मतलब आदमी का जो झुकाव है उससे तय होते हैं। कुछ लोग इस तरफ झुकते हैं, कुछ लोग उस तरफ झुकते हैं, कुछ लोग ऐसे झुकते हैं। झुकाव मतलब उनका जो प्रेफरेंस है, उनका जो डिस्पोजिशन, उनका जो बेंट ऑफ माइंड है, उससे वर्ण बनते हैं। और मुख्यतः 4, मेरे हिसाब से 6 वर्ण है, मेरे हिसाब से नहीं, मतलब जो हमने सुना है गुरुजी रविंद्र शर्मा और नवज्योति जी के बातों में 6 वर्ण है। ये भी एक मिसकंसेप्शन है कि 4 वर्ण है, हिंदू सोसाइटी 4 वर्ण नहीं, 6 वर्ण है। डाकू, साधु सन्यासी भी हमारे में आते हैं, छक्के भी हमारे उसमें आते हैं। तो हर्ष भाई अभी तो ये भी मैं आपसे जानना चाहूंगा, क्योंकि अब तो और भी जिज्ञासा मन में आई है। तो पंचम वर्ण आपने बताया, छठम वर्ण आपने बताया, तो वो तो समझ में आता है, सन्यासी जो कुछ काम करते हैं वो, सन्यासी पे भी मैं आपको जानना चाहूंगा। और डाकुओं का तो समझ में आता है, लूटपाट करते हैं, चोर हैं। पर ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, इनको क्या माना जाए कि ये क्या है? वर्ण है। ब्राह्मण शब्द का मतलब है मतलब किसको बोला जाए कि ये ब्राह्मण है, किसको बोला जाए ये क्षत्रिय है? हाँ देखिए, मैं जो प्रेफर करता हूँ वो भाषा को प्रेफर करता हूँ, कि जो शब्द हैं उन शब्दों के मूल में जाना। तो ब्राह्मण शब्द का जो ओरिजिनल अर्थ है वो ये है, वो आदमी जो अपनी कल्पना का विस्तार कर रहा है लगातार, और वो आदमी जो अपनी कल्पना को सिकोड़ रहा है, समेट रहा है, संकुचित कर रहा है, वो ब्राह्मण नहीं है। तो ब्राह्मण मतलब मैं मानता हूँ इस देश, ये जो सभ्यता है ये ऋणी है ब्राह्मणों की। ब्राह्मणों ने अपने जो कल्पना का विस्तार किया है उससे बहुत ज्ञान ऊर्जा मिली है सभ्यता को, बहुत नॉलेज प्रोडक्शन हुआ है सभ्यता में। मतलब मैं एक बहुत ही मामूली पीएचडी स्टूडेंट हूँ, लेकिन हालत ख़राब हो जाती है रिसर्च करने में, हालत ख़राब हो जाती है कोई ओरिजिनल थॉट पकड़ने में।
तो मैं तो अंदाज़ा लगा सकता हूँ कि ब्राह्मणों ने कितनी तपस्या करी होगी अपने मन का, अपने इमेजिनेशन का विस्तार करने में। आसान काम नहीं है, तपस्या का काम है। मतलब तपस्या शब्द जो है वो सीरियस शब्द है। तो खैर ब्राह्मण वो है जो अपने लगातार अपनी कल्पना का, अपने मन का विस्तार कर रहा है, रोक नहीं रहा है। उसको ब्राह्मण कहना चाहिए। तो अगर आप ब्राह्मण हैं, आप तो नहीं है खैर, लेकिन अगर वो ब्राह्मण है, उसकी जिम्मेदारी है कि अपनी कल्पना को रोके नहीं, उसका विस्तार करता जाए। और क्षत्रिय, हाँ, मुझे पता नहीं इसकी एटिमोलॉजी क्या है। मतलब मेरा जो अध्ययन है वो वर्ण पे थोड़ा कम है। मैंने तो ये हिंट दिया कि ब्राह्मण क्या होता है। ऐसे क्षत्रिय शब्द का क्या रूट है देखना चाहिए, वैश्य शूद्र का क्या है देखना चाहिए। लेकिन ये कलर्स है, वर्ण जैसे मैंने वर्ण का मतलब है रंग, कलर, लोगों के रंग होते हैं, इनका झुकाव होता है। ये काफ़ी अच्छा रहा हर्ष भाई। पर अगली वीडियो में आपसे जाति पुराण का आपने जिक्र किया, वो भी मैं आपसे जानना चाहूँगा, आपसे जब समय मिले। जी बिल्कुल, धन्यवाद।